नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। बता दें कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का रास्ता तय कर रही इस यात्रा में कुल 119 भारत यात्री शामिल हैं और यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर हो रखा है, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर तो कभी उनके ट्विटर पोस्ट को लेकर प्रहार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विपक्ष को जवाब देते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। यही नहीं, जब से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया है तब से ही कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस मजबूती से मैदान में खड़ी हुई है और इससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए और क्या क्या पैतरे अपनाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है तभी से उनके नाम की चर्चा सियासी गलियारों में बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था और जिसके लिए इस समय वह तैयारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और इस बात को लेकर चर्चा जब तेज हुई जब उन्होंने अपनी एक रैली के दौरान आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि वह इसे लेकर जनता से कोई वादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सदन में बहुमत पेश करने की जरूरत है और विपक्ष में ऐसी कोई पार्टी मौजूद नहीं है जो सदन में केंद्र के सामने बहुमत हासिल कर सके। यही नहीं, एक बार फिर आजाद के नए बयान को लेकर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ चीजें आरएसएस के लोगों की स्वागत करने योग्य है। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद तोड़ी नहीं जा सकती। अब ऐसे में अटकलें जोर पर हैं कि क्या आजाद द्वारा दिए जा रहे ये बयान उनके बीजेपी में शामिल होने का इशारा है। सूरत में बुधवार को हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित किया गया और कार्यक्रम के दौरान वहां लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी मौजूद थे। बता दें कि चिराग राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य के रूप में वहां थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चिराग के सूरत आने और कार्यक्रम में शामिल होने के और भी कई कारण थे। भाजपा नेताओं ने उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया और वह सूरत चले गए। वहीं कई बीजेपी नेता लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि चिराग अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई एनडीए की बैठक में भी चिराग शामिल हुए थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगे जाने पर उन्हें अपना समर्थन भी दिया था। हालांकि उस समय चिराग ने कहा था कि वह एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच नए सिरे से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच चल रही अनबन किसी से छिपी नहीं है और अब इसी बीच दोनों नेताओं ने मुलाकात की और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम कल मिले थे, इसलिए उनसे इसके बारे में पूछें। हमने कुछ खास बात नहीं की, बस सामान्य चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि हमें ये करना है या नहीं, मिलने में क्या हर्ज है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। एक खास सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं प्रशांत किशोर से नाराज नहीं हूँ। बता दें कि नीतीश और प्रशांत की मंगलवार रात को मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार के मिशन 2024 में प्रशांत साथ देने के लिए फिर से उनके साथ आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और इस बैठक के दौरान केंद्र ने एक बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बातचीत करते वक्त बताया कि ये प्रस्ताव कई सालों से लंबित है, लेकिन अब गौंड समेत कई जातियों को एससी से हटाकर एसटी में शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एसटी सूची में ब्रिजिया समुदाय को जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गौंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया नायक ओझा को भी एसटी में शामिल किया गया है। लेकिन केंद्र का इस वक्त पर यह फैसला लेना कि जाति आधारित वोट को अपनी ओर करने के लिए उसकी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है।
ये तो अब वक्त ही बताएगा। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 14 सितंबर को जोरदार बहस हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन समेत कई वकीलों ने बहस में हिस्सा लिया। धवन ने अपने तर्कों के जरिए धारदार तर्क रखे। बहस की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि पूरे देश में अधिकांश मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। अदालत को यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में यह प्रथा प्रचलित है या नहीं। अदालत को धार्मिक मामलों में कानून नहीं झाड़ना चाहिए। पूरी दुनिया में हिजाब को वैध माना जाता है। अदालत ने वकील धवन से पूछा कि क्या हिजाब इस्लामिक में आवश्यक प्रैक्टिस है। इस पर धवन ने कहा कि हिजाब पूरे भारत में पहना जाता है, यह एक आवश्यक इस्लामिक प्रैक्टिस है। विजय इमैनुअल केस में अदालत ने ही तय किया था कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई प्रैक्टिस सही और स्वीकार्य है तो उसकी अनुमति दी जा सकती है, और मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के बारे में तो सभी जानते हैं। धवन ने कहा कि मामला दरअसल यह है कि हिजाब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के आदेश का कोई आधार नहीं है, यह सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राजीव धवन ने कहा कि अदालत को यह जांचना होगा कि जो प्रथा है वो प्रचलित है या नहीं। वो प्रथा कहीं दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है। किसी बाहरी संस्था या निकाय को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि ये चीज धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। धवन ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने आखिर मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक प्रैक्टिस के आधार पर ही तो हिजाब को मान्यता दी। केरल हाईकोर्ट ने इसे आवश्यक माना, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने नहीं माना। लेकिन किसी बाहरी संस्था को ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहिए, उसे उसकी स्वीकार्यता देखनी होगी। हिजाब पहनने वाले के साथ लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। बीच में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वकील राजीव धवन को टोकने की कोशिश की। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि आप तथ्यों पर बात करें। वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया, मैं भेदभाव पर बात कर रहा हूँ। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी। मुस्लिम छात्राओं ने इसे कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया। छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। अदालत द्वारा कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है, और अब इस फैसले के बाद कोई भी पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा बना रह सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वह बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। और इस समय इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को होने वाला है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है। कूलिंग ऑफ पीरियड के अनुसार कोई भी पदाधिकारी पहले स्टेट बॉडी में 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय तक पद पर बना रहता है, तो इसके बाद वह बोर्ड में केवल 3 साल के लिए ही किसी भी अन्य पद पर रह सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी पदाधिकारी 3 साल तक स्टेट और 6 साल तक बोर्ड में बना रह सकता है। आज की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की सभी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।